7 अक्टूबर के रोज़ से इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष का एक और दौर चालू हुआ। शुरुआत हमास की तरफ से हुई। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर की सुबह सुबह इजराइल के दक्षिणी शहरों पर हमला किया, पैराट्रूप किया, वहाँ पे रॉकेट अटैक्स हुए, लोगों को उनके घरों से निकाल के गोलियों से भून डाला गया और कई लोगों को अबडक करके गाज़ा पट्टी की तरफ ले जाया भी गया। इसके जवाब में इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है। एक ऑल आउट इन्वेजन उन्होंने लॉन्च कर दिया है। एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और मान के चला जा रहा है कि एक फुल ऑन ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है। इस घटना ने रीजनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह के प्रश्न खड़े किए हैं, भारत के हित इससे कैसे प्रभावित होते हैं और जो आसपास का इजराइल की जो विसिनिटी है उसको उनके दिमाग में किस तरह की असहजता पैदा हुई, इन सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर पाशा से बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आप इजराइल में रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जेएनयू में आप पढ़ाते हैं और समसामयिक मुद्दों पे आप लिखते भी रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी तकलीफ़ आपको दी जाए। सर, हम पहली चीज़ यही समझना चाहते हैं कि जब से ये हमला हुआ और इसकी खबरें आने लगीं तो ये भी कहा गया कि इजरायलीज़ के लिए भी ये बड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट था और दुनिया भी इससे काफ़ी आश्चर्य में थी कि इजराइल जैसा मुल्क जो सर्विलेंस स्टेट की स्थिति है, वहाँ पे इतनी मजबूत उनकी इंटेलिजेंस मानी जाती है, इतनी केपेबल उनकी फ़ौज मानी जाती है, उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप इस थ्योरी में मानते हैं कि ये वाकई एक सरप्राइज़ एलिमेंट था? क्योंकि हम अगर आप हमास की तरफ से आने वाले बयानों को देखें तो वो तो रेगुलरली इस तरह की बातें कहते ही रहते हैं कि हम एक फुल ब्लोन वार के लिए तैयार हैं, जल्दी हमला होगा। तो क्या ये भेड़िया आया वाली स्थिति थी? जी जी, आपने सही फरमाया। तैयारी तो काफ़ी अरसे से हो रही थी, कम से कम 3 साल से तैयारी हो रही थी और वो लगातार अपने बुलेटिन्स में कहते आ रहे थे कि जैसे जैसा अत्याचार इजराइल की तरफ से बढ़ेगा, चाहे गाज़ा की तरफ हो या वेस्ट बैंक में हो, तो हम तैयार हैं और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सिर्फ सरप्राइज़ एलिमेंट इसलिए हुआ कि जो टाइमिंग थी, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो सऊदी इजरायली नॉर्मलाइजेशन की बात तेज़ी से चल रही है, उनको खदशा था कि ये अगर नॉर्मलाइजेशन पैक्ट हो जाता है तो उनका फ़लस्तीन इशू धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है रीजनली और ग्लोबली। दूसरा ये है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स को लेके नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो कमज़ोर या वीक बताई जा रही थी, उससे मिलिट्री पे काफ़ी असर हुआ है। रिजर्विस्ट चाहे एयरफोर्स में हो या टैंक डिवीज़न के क्रू हो, उसमें उन्होंने रिफ्यूज़ किया था जाने से बैकअप कॉल के लिए। तो वो समझते थे कि अब इजरायली आर्मी जो है डिवाइडेड है। और तीसरी बात यह है कि जो पार्टी वहाँ हो रही थी कुछ चंद फरलॉन्ग से दूर, तो वो उनका इंटेलिजेंस से पता था कि इतने बड़े लोग 340 लोग के करीब वहाँ रात भर जश्न मना रहे थे वगैरह सब। तो इन सब बातों को लेके अल अक्सा फ्लड जो नाम दिए हैं, तो हालांकि वो जो इजरायली मिनिस्टर वहाँ गए थे विज़िट करने के लिए, कई अरसे से हो रहा है। एरियल शरोन भी उसी तरह फ़ौज के साथ उनके सपोर्टर्स के साथ गए थे और लगातार हर साल जो अक्टूबर में होता है उनका यौम किपुर डे, तो हर साल जाते आते हैं वहाँ, जाके कुछ घंटे रहते हैं, वापस आ जाते हैं। ये 3 फैक्टर्स को लेके मेरे ख्याल से ये सरप्राइज़ एलिमेंट हुआ है, लेकिन तैयारी बाकायदा उन्होंने लगातार 2-3 सालों से कर रही थी। जिस तरीके से पैराशूट करके सेटलमेंट्स की तरफ डायरेक्टली वहाँ गए और वहाँ बंदे बना के इजराइल जो 100 से ज़्यादा थे अंदर गाज़ा की पट्टी में लेके गए, तो उसमें प्रिसीजन और जो एक्यूरेसी थी वो प्लानिंग के तहत ही हुई है। और 50 साल पहले जो मिस्र और सीरिया ने सरप्राइज़ अटैक किया था, तो वो 2 मैन्यूवर्स के बाद तीसरी बार इजराइल समझता था कि ये अटैक नहीं होगा। तो इसी तरह ये धीरे धीरे चुपके छोटे छोटे अटैक कर रहे थे, लेकिन उसी थोड़ा तफसील से सर आप बताएंगे कि पिछली बार उन्होंने किस तरह एक तरह से फॉक्स कर दिया था इजराइल को, जो आप बता रहे हैं कि 2 मनूवर हुए लेकिन हमला नहीं हुआ। जी, 73 अक्टूबर में जनवरी और मार्च के बीच मिस्र 2nd और 3rd आर्मी मोबिलाइज करके सुएज़ कैनाल क्रॉस करने की प्रयास
में मैन्यूवर्स कर रहे थे। जी। तो इजराइल इसके रेस्पॉन्स में रिजर्व्स को मोबिलाइज करके पूरी फौज सुएज कैनाल की तरफ भेजा था, लेकिन जंग नहीं हुई। तो दोबारा मिस्रियों ने इसी को रिपीट किया जुलाई में। तो पूरी रिजर्व फोर्स जो वहीं तैनात थी मार्च से, तो दोबारा दूसरी बार भी जंग नहीं हुई। जब इन्होंने अक्टूबर में तीसरी बार एक्चुअल हमला किया, तो इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद और शिन बेत वो कंक्लूजन को पहुंचे कि ये सीरियस नहीं है, दोबारा हमें टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हमला हो गया और विथिन 6 घंटे में सुएज कैनाल क्रॉस करके बारलीव फोर्टिफिकेशन, जो सबसे मजबूत दुनिया में कहा जाता था, उसको भी क्रॉस करके सिनाई गिद्दी मितला पासस जो 40-45 माइल हैं अंदर चले गए थे। पूरे इजरायली फोर्टिफिकेशंस पूरा डिस्ट्रॉय करके बंदी बना के इसी तरह का हमला हुआ था, जो अब उन्होंने हमास ने रिपीट किया है 50 साल बाद। सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब हमला हुआ 7 तारीख की सुबह, हमने सोशल मीडिया पे वो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कुछ तो हमास की तरफ से ही रिलीज़ भी किए गए। उसमें माफ़ कीजिए, अनथिंकेबल ब्रुटैलिटी हम देख रहे हैं। लोगों को उनके घरों से ड्रैग किया जा रहा है, उनको गोलियों से भून दिया जा रहा है, अबडक करके ले जाया जा रहा है, लाशों के साथ बेहूदगी हो रही है, बेअदबी हो रही है उनकी। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इजराइल को किसने अटैक किया है और वो क्या कर रहा है। इजराइल ने जिसको अटैक किया है वो क्या है, क्योंकि उस चीज़ को लेकर हम देख रहे हैं कि जिस तरह का एक्सप्रेशन चाहे मीडिया में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे आम लोग हैं, उस चीज़ को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं कि कौन क्या है, किस पार्टी को क्या कहा जाए। इजराइल ने किस पे हमला किया है, हमास पे किया है या फ़िलिस्तीन पे किया है? डायरेक्टली हमास के ऊपर उनके जो एयरफोर्स, इजरायली एयरफोर्स के जो अटैक हुए हैं पिछले 2 दिन से, वो पिन पॉइंट एक्यूरेट जो लीडर्स हैं उनके घर, मकान और ऑफिसर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाँ से मिसाइल ताक रहे हैं वो भी स्पॉट आइडेंटिफाई करके वहीं पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिमोलिश कर रहे हैं। और उनके प्रोपेगेंडा सेल्स और जहाँ भी वहाँ हैं उनको भी टारगेट बना रहे हैं। इसी तरह वेस्ट बैंक में भी जो है पिछले कई सालों से इसी तरह इजरायली फोर्स भी, मिलिट्री भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मिलिटेंट्स को वेस्ट बैंक के शहरों में पकड़ के लेके जाते हैं और कर्फ्यू लगाते हैं। और उसी तरह का हो रहा है जो हमास ने किया है। तो दोनों तरफ से वो हर दिन होता था, ये सरप्राइज एक ही दिन में हुआ है। सर माफ़ कीजिएगा, आपके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ हमसे छूट गई थी। आप एक स्कॉलर होने के साथ एक फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं और आपने सर्व भी किया है हिंदुस्तान के लिए इजराइल में। हमें जानना चाहता हैं क्या कभी आपका जाना हुआ जो जिस जगह को हम गाज़ा पट्टी कहते हैं, क्योंकि इजराइल जिन लोगों ने घूमा है, तेल अवीव और जो बाकी वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। जी, मैं मिस्र में था। मैं मिस्र में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए फर्स्ट सेक्रेटरी और डायरेक्टर था, और वहाँ से मैं कोऑर्डिनेट करने के लिए मीटिंग के लिए, ये 1999 से 2002 सेकेंड इंतफादा के टाइम। जी, क्या माहौल था सर? वहाँ तो काफ़ी तनाव था, काफ़ी सुसाइड अटैक्स हो रहे थे और लाशें गाज़ा में और दूसरी जगह बॉर्डर पे सब देखी जाती थी। मतलब बहुत ही वायलेंट किस्म का तनाव था वहाँ। और चूँकि हमारा मिशन गाज़ा में था पहले, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता था ऑफिशियल काम के लिए, और अपनी एम्बेसी की कार में ही मैं वहीं से रफ़ा बॉर्डर क्रॉस करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलने जा रहा था। कैसी लाइफ है सर गाज़ा स्ट्रिप में? एक तरफ देखेंगे तो जो लोग पूरी दुनिया में जो फ़लस्तीनी फैले हुए हैं, तो वो NRIs की तरह पैसे भेजते हैं और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह, मकान, बंगलास वगैरह सब। लेकिन जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं वो उसमें हज़ारों के लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी रहते हैं, जैसे हमारे स्लम्स हैं उसी की तरह है। तो क्राउडेड और बहुत ड्रेनेज प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत रूडिमेंट्री हैं, कम से कम हैं। तो ये रिच फ़लस्तीनियन और पूर फ़लस्तीनियन की तरह गाज़ा पट्टी बटा हुआ था, और जो भी फ़लस्तीनी वहाँ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से जुड़े हुए थे, जो करप्ट माने जाते थे, वो अपने बंगले
रियल एस्टेट में पैसे लगा के किराए को दे रहे थे। तो ये रिच पुअर का गैप वहाँ काफ़ी देखने में आ रहा था, मार्केट्स भी और वगैरह वगैरह सब। सर इसके बरक्स गाज़ा पट्टी से जिन इलाकों में हमास ने इन्फिल्ट्रेट किया, मेजर वो सेंटर साउथ के ही इजराइल के थे, और हमने एक टर्म सुना कि किबुत्स पे हमले हुए। ये किबुत्स क्या चीज़ होती है और वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ कैसे सिटीजन्स बसते हैं, क्या काम करते हैं? किबुट्स बेसिकली ये ईस्ट यूरोपियन टर्मिनोलॉजी है, जैसे पोलैंड और जो भी कम्युनिस्ट देश थे 91 तक। तो जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, तो जो ज्यूस वहाँ से यूरोप से जो आए और ईस्ट यूरोपियन कंट्री से, रशिया से जो आए, तो उनको एक प्लॉट दिया जाता है, एग्रीकल्चरल प्लॉट। तो वो पूरी फैमिली उसको मिलजुल के वहाँ से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे। तो और उनके रहने की रिहाइशगाह सब उसी एरिया में रहती थी। जैसा एक 100 एकड़ प्लॉट में 5 फैमिलीज रहे, तो उनका खाना पीना रहन सहन सब उसी जगह होता था। तो वो धीरे धीरे बढ़ के वो सेटलमेंट्स हुए, मतलब छोटा 5 कस्बा सा बन फैमिलीज गया। से 25 हुए, 30 हुए, तो वहाँ 1000 लोग सेटलमेंट्स करने लगे। तो उसको किबुट्स कहा जाता है। बेसिकली एग्रीकल्चरल फैमिली और पूरे उसी में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर। आई गेस क्या ये वजह थी कि ये छोटी कम्युनिटीज़ थी, कम डिफेंडेड थी, इसलिए क्या ये इजी टारगेट्स बन गए? नहीं, ये जो फार्मर्स कहा जाता है बेसिकली, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। अच्छा। और वो रिजर्वर्स भी हैं, तो उनको हथियार इस्तेमाल करना आता है। लेकिन बाकायदा जो रेगुलर फोर्स थी, वो कुछ महीनों से वहाँ से हटा ली गई थी। जो इंटरवेंशन फोर्स जिसको कहा जाता था, कि ऐसे हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो वो हटा के फौज वेस्ट बैंक को भेज दी गई थी, क्योंकि वहाँ तनाव बढ़ा था। बहुत शहरों में इंतफादा टाइप। ये कहा भी जा रहा था सर कि काफ़ी फोकस इसराइल का वेस्ट बैंक पे था, और वो क्या पता वो इग्नोर किया उन्होंने जो गाज़ा में हो रहा था, और वहीं से उन पर इतना। आप भी मानते हैं इस थ्योरी में? एक थियरी ये है कि ये जानबूझ के कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग थी हमास की तरफ से, क्योंकि वहाँ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंट्रोल में है एक जोन में। लेकिन उस जोन के अलावा भी हमास के सेल्स बहुत एक्टिव हैं। तो ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात नहीं मान रहे थे और जानबूझ के ये तनाव बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से इजरायली आर्मी यहाँ से गाज़ा की बॉर्डर से हटा के वहाँ भेजना पड़ा। तो जिससे ये कमज़ोरी गैप, मिलिट्री गैप में इन्होंने घुस के टाइमिंग करके ये 15 सेटलमेंट्स में जाके हमला किया। उसके बाद जो कोस्टल एरिया में 2 शहर हैं, अश्कलॉन जहाँ इंडस्ट्रियल जोन पे बमबारी हुई, जहाँ वहाँ नेवल बेस में भी हुआ, और एक एयरफोर्स बेस के बहुत नज़दीक पहुँच गए थे, जहाँ F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। और तेल अवीव एयरपोर्ट, लोद एयरपोर्ट तक भी उसको शेल करने की उन्होंने कोशिश तो की है, हमने वो वीडियोस भी देखे। सर हमारे पास कुछ रीजनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल भी हैं। बस एक आखिरी सवाल, इस करंट कॉन्फ्लिक्ट, हम ये समझ रहे हैं कि अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है, और जब ये हमारे दर्शक इस बातचीत को देखेंगे तब हो सकता है कुछ फैक्ट्स चेंज भी हो जाएं, लेकिन क्या आपको अभी एज ऑफ नाउ कोई ऑफ रैम्प नज़र आ रहा है? बिल्कुल जो हमास के लड़ाकों ने जो किया वो बाय डेफिनेशन दे वर टेररिस्ट एक्ट्स, और अब जो शेलिंग वहाँ पे हो रही है, जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं गाज़ा में, उसमें भी हम देख रहे हैं कि बेगुनाह लोग ही मर रहे हैं। चाहे जो 2 वॉर पार्टीज़ हैं उनके अपने अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि इनोसेंट सिविलियंस भी मर रहे हैं कॉम्बैटेंट्स के साथ साथ। तो क्या अभी आपको नज़र आता है कोई ऑफ रैम्प कि कोई अगर मध्यस्थता करे या दोनों पार्टीज बैठ के बात करें? हमने देखा है हिस्टोरिकली पीएलओ की तुलना में हमास से थोड़ा सा कम कंफर्टेबल रहा है इजराइल का रूलिंग डिस्पेंसेशन, पर आई एम श्योर कुछ बैक चैनल बातचीत तो होती है। जी जी, जो पिछले 18 साल से जो हमले हुए हैं इजराइल और हमास के बीच में, 2002, 8, 12, 17 और 18 में, इसमें इजिप्ट, मिस्र ने मध्यस्थता की है और वो सफल रहे। और दूसरा कोई देश कतार भी करने की कोशिश की, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। हालांकि हमास को ज़्यादातर पैसा और सपोर्ट कतार देता है, लेकिन जो हमास डिप्लोमेसी और बातचीत करता है
मिस्र के थ्रू इजराइल से करते हैं, चाहे सीज़ फायर हो या रिलीज़ बंधक को रिलीज़ करना है या वहाँ के एरिट्स क्रॉसिंग में उनके सप्लाईज लाना है या ब्लॉकेड को नरम करना है, पूरा मिस्र के तैनात हो रहा है। तो मिस्र बिहाइंड द सीन एक्टिव सीज़ फायर के लिए कोशिश कर रहा है, जारी है अभी एज ऑफ नाउ। अब्दुल फताह सीसी जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो बातचीत कर रहे हैं और उनकी बात हमास के लोग मानते हैं, इस्माइल हानिया मानते हैं। लेकिन अब किस हद तक बात जाती है, बंदे जो फ़लस्तीनी 8,000 से ज़्यादा जो प्रिजनर्स हैं उनके एक्सचेंज में जो इजरायली जो ले गए हैं, कि कब तक ये होगा और ग्राउंड अटैक होता है या नहीं, उस पर भी निर्भर है। अगर ग्राउंड अटैक होता है, इजराइल जो 1 लाख रिजर्विस्ट को मोबिलाइज करके जो बॉर्डर पे तैनात किया है, अगर उससे हमला होता है तो सीज़ फायर नामुमकिन। का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा जब पूरा अगर फुल ब्लोन हम। सर आपने इजिप्ट का जिक्र कर ही दिया, हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कई लोग अब IR पढ़ते हैं, उसको या तो फॉलो करते हैं। जो इमीडिएट विसिनिटी है इज़राइल की, जो मुस्लिम वर्ल्ड है या अरब वर्ल्ड जिसे हम कहेंगे, क्रमशः उन्होंने अपने संबंध सुधारे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए हैं और उनके संबंध समय के साथ में बेहतर होते गए। अब तो जैसे आपने शुरू में बताया, सऊदी अरब के साथ भी उनकी बातचीत एक अच्छे नोट पे चल रही थी। क्या 7 अक्टूबर की घटनाओं के बाद में अब थोड़ा सा एक ऑकवर्डनेस वहाँ पे आ गई है कि हम अरब हैं तो फ़िलिस्तीन की तरफ से बोलें, या मुसलमान हैं तो फ़िलिस्तीन की तरफ से बोलें, या फिर हम अपना एक सदी से हमारा एक कन्फ्रंटेशन ऑलमोस्ट इजराइल के साथ चल रहा है, उस डिप्लोमेटिक रिलेशन को संभालें? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मिस्र पहला अरब देश था जो डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश किया, उसके बाद जॉर्डन आया, उसके बाद बहरीन, कतार, मोरक्को और अन्य देश आए। और ये देश सब अमेरिका के क्लोज अलाइज हैं ये, और सऊदी अरब भी करने जा रहा है वो, और टाइमिंग वगैरह सब डिले हो जाएगी। लेकिन दूसरे देश भी हैं जो अमेरिका के दबाव में आके, जैसा टूनिस है, सूडान है और इराक है, कुवैत है, वो भी स्थापित करने के लिए जा रहे थे। लेकिन शायद इस वजह से हमास के हमले से ये टल जाएगा कुछ अरसे के लिए। लेकिन ये फ़लस्तीन का मसला जो है, ये पॉपुलर लेवल पे सभी देशों में, चाहे मिस्र हो या इराक हो या जॉर्डन हो, ये पॉपुलर है। और जो वहाँ के हुक्मरान, जो लीडर्स हैं, वो अमेरिका के अलाइज हैं, वो सिक्योरिटी के इशू पे अमेरिका के साथ हैं। लेकिन वहाँ पॉपुलर कंट्रोल जो है, पब्लिक सपोर्ट जो है, पब्लिक ओपिनियन में फ़िलिस्तीनी कॉज के लिए। सर एक कैरेक्टर पे हम चाहते हैं आप और रोशनी डालें, ईरान। उन्होंने OIC की वो मीटिंग कन्वीन करवा रहे हैं, उसमें सारे मेंबर शायद पहुंचेंगे भी, या वो जिस भी तरह से, अगर वो वर्चुअल होती है तो शायद वर्चुअली लोग उसमें हिस्सा लेंगे। और ईरान एक इंटरेस्टेड पार्टी है, हिजबुल्लाह को वो फंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर तरह से। और जिस तरह की टैक्टिक्स हमास ने इस बार डिस्प्ले की है, कई लोगों ने आशंका जताई है कि जिस लेवल की ट्रेनिंग और जिस लेवल की प्लानिंग थी, उसके पीछे वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है उसको देख करके कि वो पूरी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स ने खुद कर लिया होगा। उसके पीछे पक्का कोई स्टेट्स रहे होंगे, लोग ईरान का नाम ले रहे हैं। हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है, क्या इसमें ईरान के हाथ खोजने के अभी पर्याप्त सबूत हमारे सामने है, 1, और 2, ईरान का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ भी कुछ आर्टिलरी फायर एक्सचेंज हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान एक इंटरेस्टेड पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी, उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि जो सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो शुरू करने वाला है, वो ऐसा मिसाल है जो घोड़े की रेस में वो ज़रूर हारेंगे। रेस में ये बेटिंग जो हो रही है, ये उन्हें नुकसान पहुँचाएगी बोल के, तो ये वार्निंग शॉट था। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ओपनली हमास को सपोर्ट किया कि ये स्ट्रगल है सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, जो 2 स्टेट सोल्यूशन जो सिक्योरिटी काउंसिल और 5 परमानेंट मेंबर्स मिडल ईस्ट क्वार्टेट के थ्रू सपोर्ट किया था, ये जायज़ उनका हक है लड़ने के लिए सेल्फ डिफेंस में वगैरह, ऑपरेशन मिलिट्री ऑक्यूपेशन के लिए। तो ईरान का इंटरेस्टेड है इसमें, क्योंकि वो
हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन हिजबुल्लाह ने सिर्फ शीबा फॉर्म्स पे अटैक किया है, आर्टिलरी या जो भी मिसाइल्स दागे हैं, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है 67 से। एक्चुअली इट वाज ये सीरिया को बिलोंग करती है जी। लेकिन उन्होंने 2000 में सदर्न लेबनान से इजराइल विड्रॉ कर लिया था, लेकिन इस इलाकों को नहीं दिया क्योंकि ये कौन स्ट्रेटेजिक। कौन से अनसेटल्ड बॉर्डर्स हैं सर इसराइल की? ये शीबा फॉर्म, अच्छा। ये 67 वॉर में गोलान हाइट्स के हाँ, करीब था, उसको इसराइल ने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब 82 में इसराइल ने लेबनान पे हमला किया था तो 2000 में विड्रॉ कर लिया था। अच्छा। सिर्फ इस इलाकों को उन्होंने वापस नहीं दिया था, वो जो कि लेबनान और सीरिया के बीच में है वो ये प्रॉब्लम। तो इस इलाके में उन्होंने अटैक किया, तो ये डायरेक्ट इसराइल पे हमला नहीं हुआ, तो इट इज़ जस्ट ए वार्निंग शॉट। और जो हमास कॉल कर रहे थे कि हमें सपोर्ट करो, आप वहाँ का भी फ्रंट ओपन, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हाँ, बस सिर्फ ये लिमिटेड एक्शन है। हम हिजबुल्लाह की तरफ से ये डायरेक्ट सेकंड फ्रंट ओपन का नहीं, अभी शुरुआत मेरे ख्याल से नहीं होगी। लेकिन ईरान ये बताना चाहता है कि ये अपने सपोर्टर्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुतीस हो या इराक में मूसा सदरिस्ट ग्रुप्स हैं या सीरिया में भी जो उनके सपोर्टर्स हैं वगैरह वगैरह सब। तो ईरान इज़ इंटरेस्टेड पार्टी इस पूरे क्षेत्र में जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो बताना चाहता है कि हमारे बगैर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। हमें जो कोशिश टेररिज्म के नाम पे हो रही है उस पे हमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी दबदबा है। अब सर हिंदुस्तान के जो संबंध है इसराइल और फ़िलिस्तीन से, उन पर आने से पहले एक अंतिम सवाल जो पूरी तरह आईआर को समर्पित है। रीजनल सिक्योरिटी और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है, उस स्पेक्ट्रम में आप इसको कितनी बड़ी घटना देखते हैं? क्या हम उतना बड़ा इसको वाक़या माने जितना रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो चढ़ाई यूक्रेन पर रूस ने की, उतना बड़ा है, या फिर ये एक लोकल इम्पैक्ट वाली घटना बनकर रह जाएगा? नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बराक ओबामा जब से वो प्रेसिडेंट थे और उनका इंडो पैसिफिक पे जो फोकस हुआ चीन को कंटेन करने के लिए, जिससे जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, क्वाड वगैरह सब बना, तो फोकस धीरे धीरे गल्फ़ और वेस्ट एशिया से वहाँ पैसिफिक की तरफ जा रहा था। और उससे ये आशंकाएं जता रही थी कि अमेरिका जो है खाड़ी से अपने इन्फ्लुएंस फोर्सेस धीरे धीरे घटा के चाइना को कंटेन करने के लिए फिलीपींस और वियतनाम और हवाई और पैसिफिक में डिप्लॉय करेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ मिलकर। इंडिया में भी इसमें काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन उसकी वजह से जो है रशिया ने सीरिया में इंटरवीन किया 2015 में, और उसके बाद ईरान भी अपना दबदबा सीरिया में बढ़ा दिया और चीन भी अपना असर और रसूख इस एरिया में बढ़ा लिया। तो ये सब देश, चाहे ईरान हो या टर्की हो या सऊदी अरब, इमारात वगैरह, मिस्र भी हो, ये सब धीरे धीरे रशिया, चाइना, इंडिया और दूसरे अन्य देश के साथ इकोनॉमिक, ट्रेड, वेपन्स भी ख़रीदने लगे और ओपेक में भी काम करने लगे। तो इससे ये शंका बढ़ रही थी कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल से अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ये और बढ़ेगा। एक तो इजराइल और अमेरिका के साथ डिफेंस ट्रीटी होगी, दूसरा सऊदी अरब और अमेरिका के साथ डिफेंस ट्रीटी होगी, और जो खाड़ी के देश हैं उनमें कुवैत और ओमान है, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा तैनात करने की अब कोशिश हो रही है। तो मतलब अमेरिका इस क्षेत्र से जो धीरे धीरे विड्रॉ करने की बात हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, और स्ट्रेटेजिकली इस एरिया में अमेरिका दोबारा अपना फोर्सेस वहाँ तैनात करेगा। किस हद तक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में असर होगा अभी जल्दी है, इतने जल्दी हम असेस नहीं कर सकते, लेकिन वेस्ट एशिया में अमेरिका का अब मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ेगा ज़रूर। सर
हमने ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मतलब हिस्ट्री से चल के आप देखेंगे जब जब हम आज़ाद हुए 1947 में, और उसके बाद से हमने जिस तरह से इजराइल और फ़िलिस्तीन के सवाल को देखा है, हमारा जो ट्रीटमेंट है उस सवाल का वो चेंज हुआ है। एक टाइम पे मामला बिल्कुल हाइफेनेटेड था, हम उस बात को एक्नॉलेज करते थे कि यहूदियों के साथ जो यूरोप में हुआ वो सरासर गलत था और उनके पास एक उनका मुल्क होना चाहिए। लेकिन हम ये भी मानते थे कि क्योंकि हम कॉलोनियल दंश झेल चुके थे, हम आज़ाद हुए थे यूरोपियन पावर से, तो हम ये भी देख रहे थे कि फ़िलिस्तीनियों के भी हित जो हैं उनको संरक्षित रखा जाए। और हमें इंडिया ने हमेशा एडवोकेट किया कि पीसफुल माहौल में अगर बातचीत हो और दोनों पार्टीज़ मिल करके अगर उसका हल निकालें तो बेहतर होगा। और ये होता भी था कि अगर हमारे यहाँ से जब कभी डिप्लोमेट्स जाते थे तो वो इज़राइल को भी विज़िट करते थे और फ़िलिस्तीन को भी विज़िट करते थे, बैलेंस चलता था। वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप उस चेंज को देखते कैसे हैं और उनकी वजह क्या पाते हैं? देखिए, इसमें दो लैंडमार्क्स हैं। एक तो 91 एंड ऑफ कोल्ड वॉर, और दूसरा 93 जब ओस्लो अकॉर्ड्स हुए PLO और इजराइल के बीच में। तो भारत का नज़रिया ये था कि अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ये सब नेशनल लिबरेशन मूवमेंट थे वगैरह सब कमज़ोर हो गए, कॉलोनियलिज्म इज़ अ पास्ट, अब वो चैप्टर हो गया है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी भी बदली 91 से धीरे धीरे, और 92 जनवरी में हमने इसराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाइस इस्टेब्लिश कर रहे, और वेपन्स और टेक्नोलॉजी वगैरह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सब हुई। तो हम बैकग्राउंड में ये देख रहे थे कि 91 मद्रिद कॉन्फ्रेंस के बाद, जहाँ सब अरब देश पीस के मामले में शामिल हुए, फ़लस्तीनी भी जॉर्डनियन डेलीगेशन के साथ हुए, ओस्लो अकॉर्ड हो गया। ओस्लो अकॉर्ड का सिर्फ एक ही मतलब था कि 8 साल के बाद फ़लस्तीन वेस्ट बैंक से, गाज़ा से इजराइल हटेगा और उनका देश बन जाएगा ईस्ट जेरूसलम कैपिटल सिटी। लेकिन जो घटनाएँ हुई, अमल नहीं हुआ। तो हम उसी स्ट्रैटेजी को लेके चल रहे थे कि ये दोनों बातचीत के ज़रिए अपना मामला सुलझा लेंगे बोल के। लेकिन जो घटनाएँ हुए, 9/11 हुआ, सेकेंड इंतफादा हुआ, और वायलेंस जो हुआ, सुइसाइड बॉम्बिंग सब हुआ, तो वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी जो लिकुद की थी वो धीरे धीरे उभर के आने लगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, नेतन्याहू या दूसरे लोग, एरियल शरोन वगैरह सब, वो पूरे वेस्ट बैंक को अपना प्रॉमिस लैंड समझते थे। तो वो पीस चाहते थे, लेकिन साथ साथ वो ज़मीन भी, फ़लस्तीनी ज़मीन भी अपना देश के लिए चाहिए क्या करते मानते थे। इस लिहाज से वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और हम धीरे धीरे उससे बढ़ के इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा 50 सालों से, तो हमारा मेन मकसद था टेररिज्म अमेरिका इस पाकिस्तान से ख़त्म हो, और जो बागडोर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस था उस पर जाके करें। तो इजराइल के थ्रू हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुक़ात। कौन कौन से एरियाज़ में हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते हैं सर इजराइल के साथ? एक सिक्योरिटी, आई एम श्योर वहाँ से हथियार और बाकी तकनीक वाले मामले में तो ज़रूर से वहाँ के हथियार भी हमारी फ़ौज इस्तेमाल करती है, और काफ़ी करीबी संबंध हैं दोनों फोर्सेस में, प्रोफेशनल संबंध। क्या और भी हमारे इंटरेस्ट हैं जो इजराइल के साथ अलाइन करते हैं? जी, हमारा इजराइल के साथ वहाँ हम पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं उस एरिया में, जहाँ 80 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, और फूड सिक्योरिटी है हमारा, ऑयल सिक्योरिटी है, और ट्रेड, कॉमर्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, 8-10 क्षेत्र हैं जिसमें हम वेस्ट एशिया, गल्फ़ से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पीस और सिक्योरिटी बहुत अहम है हमारे लिए। तो इसमें इजराइल के साथ भी हमारे संबंध बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक्टर है वो पूरे क्षेत्र में, पूरे पार्टीज से उसके लिंक्स हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कुछ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कुछ के साथ नहीं, कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्टिव रिलेशंस है। तो अब जो हम कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप को, उसमें इजराइल का बहुत इम्पोर्टेंट, उनके ज़मीन से जा रहा है, हाइफा पोर्ट से, और दूसरे एश्कलोन से भी लिंक है। तो ये हुआ। दूसरी बात है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है,
ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और हमारे वर्कर्स के लिए और ट्रेड के लिए बहुत बड़े लिंक हैं। और जो ईरान जो रशिया और चाइना के साथ मिलके BRI को जो जी टक्कर दी जानी है, समर्थन जो दे रहा है, तो हमारा ये अल्टरनेटिव रूट होगा। हालांकि हम चाबहार में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं जितना मिडल ईस्ट या सऊदी अरब के जरिए है जाने का लगता है। सर ये इंडो इज़राइल रिलेशंस की आपने बता दी कि अभी मतलब उसकी नींव किन चीज़ों पे टिकी हुई है, लेकिन फ़िलिस्तीन जिस भी फॉर्मेट में है, मतलब देश है या टेरिटरी है, जो भी उसका करेक्ट टर्मिनोलॉजी चाहे उसकी जो हो, लेकिन एग्जिस्ट कहीं तो करता ही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो फ़िलिस्तीनी हैं और उनकी भी अपनी सरकार है, आप उनको जैसे भी देखिए, और उनके भी हिंदुस्तान के साथ संबंध रहे हैं और अच्छे संबंध रहे हैं। यासिर अराफात का जो विज़िट हुआ था यहाँ इंदिरा गांधी के ज़माने में, वो एक उस ज़माने का हिट था। तो हम इस सवाल को हम अभी कैसे एड्रेस करेंगे जब हमारे संबंध इजराइल के साथ लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बट क्या इससे कोई ऑकवर्डनेस आई है कि हम जिस तरह डोमेस्टिकली जो फ़िलिस्तीन के सवाल पे सोचते हैं? देखिए, एक तरफ तो ऑफिशियल इंडिया इजराइल के रिलेशंस हैं, चाहे वो आर्म्स हो या टेक्नोलॉजी हो या कॉरिडोर हो वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन का हमारा सपोर्ट इसलिए अहम है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ के हुक्मरान तो अमेरिका के साथ हैं, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, चाहे डिफेंस ट्रीटी वगैरह, नॉर्मलाइजेशन वगैरह। वहाँ की जो जनता है पूरे अरब जगत में, वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है, फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करती है, उनके कॉज को सपोर्ट करती है। अगर कोई रेवोल्यूशन आता है कोई भी खाड़ी के देश में, जो ईरान में हुआ वही होगा वहाँ पे, वो देश ज़रूर फ़लस्तीन को सपोर्ट करेगा। अभी भी हो रहा है कुवैत में, चाहे बहरीन में हो, कतार में हो, ओमान में हो, ईरान में हो, जॉर्डन में हो या तुर्की में हो। तो ये रूल्ड एंड पॉपुलर सपोर्ट दोनों में अंतर आ गया है। तो लॉन्ग रन से अगर देखें तो भारत का सपोर्ट करना फ़लस्तीनियों को अपने हित में है। जैसा हमने इजिप्ट को सुएज़ क्राइसिस में 56 में सपोर्ट किया, अभी तक वहाँ के लोग हिंदुस्तान को इंडिया का फ्रेंड मानते हैं, दोस्त मानते हैं। मैं वहाँ रहा हूँ। ये 67 वॉर की जब हम बात कर रहे हैं, 56 सुएज़ कैनाल जब नेशनलाइज हुआ जी, तब का तो हम बरतानिया और फ्रांस और इजराइल के हमले को निंदा की थी, और वहाँ से हम कॉमनवेल्थ और नॉन अलाइंड मूवमेंट के ज़रिए उनको विड्रॉ करके हमारे इमरजेंसी फोर्स UN को फोर्स भेजे थे। तो अभी तक वहाँ के मिस्री बाशिंदे याद रखते हैं और दे आर वेरी ग्रेटफुल टू व्हाट इंडिया डिड। सो पॉपुलर लेवल पे हमें इसी को बढ़ाना है और कंटिन्यू करना है सपोर्ट करने के लिए। सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है हमारा, जो बीच बात में छूट गया था। 1967 की जो योम किपर वॉर पे आपने बीच में बताया ही, विवाद 73 1967 में जो लड़ाई हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें बदली और कौन कौन से उसका अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें ख़राब होती गई क्रमशः? 67 में इजराइल ने 3 देशों पर हमला किया, मिस्र, उर्दून और सीरिया। मिस्र का सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा की पट्टी उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम, और सीरिया से गोलान हाइट्स। मिस्र का उनके पीस ट्रीटी के तहत 79 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया सिनाई से, और गाज़ा उनके कंट्रोल में, इजराइल के कंट्रोल में ही था। लेकिन जो वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम है, और गोलान हाइट्स अभी भी इजराइल के कब्ज़े में है। हालांकि जॉर्डन के साथ उनका पीस ट्रीटी हो गया है और जॉर्डन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्ट बैंक को एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया है। सिर्फ जेरूसलम के मामले में अल-अक्सा जो मॉस्क है, मस्जिद है, उसी पे इनडायरेक्ट उनका, वो भी सिर्फ एक्सेस को लेके कि कौन कौन जाएगा, उससे ज़्यादा सिर्फ वो तनख्वाह देते हैं वहाँ के मौलवियों को और इमाम को, बस वक्फ बोर्ड से। बाकी कंट्रोल तो डिफैक्टो वहाँ इजराइल का है। गोलान हाइट्स तो पार्ट ऑफ इजराइल हो गया है बाय लॉ ऑफ नेसेट, अमेरिका ने भी उसको मान्यता दिया है। तो ये 2 चीज़ें अभी डिस्प्यूटेड हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत, लेकिन इजराइल के तहत, अमेरिका के तहत ये
इसराइल के पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है। और सर ये सारी बातचीत इसलिए हुई क्योंकि हमास की तरफ से हमला हुआ था। हम जानना चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का तो एक लंबा इतिहास है, उसमें हमास का जो एक रैपिड आप राइज देखते हैं, अचानक वो सिनेरियो पे आते हैं और फिर वो पूरा जो वो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है फ़िलिस्तीन का, गाज़ा में, कम से कम गाज़ा स्ट्रिप में, उसको कैप्चर करते हैं। उस ड्रामेटिक राइज की क्या वजह थी? देखिए, जब से ये ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, सेकंड इंतफादा के बाद ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पैलेस्टीनियंस के अंदर ये थी कि जैसा ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिका के ख़िलाफ़ जो हुआ, हमें वो नीति अपनाना है और किसी भी तरह नेगोशिएशन डिप्लोमेसी से इजराइल मानेगा नहीं। अगर मान लेगा भी तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। जो एंटी अराफात थे, एंटी पीस थे, एंटी डिप्लोमेसी थे, तो ये हमास में जाके शामिल हो गए। तो यही अपोनेंट्स अब बताना चाहते हैं कि जो यासिर अराफात ने जो किया, जो महमूद अब्बास जो कर रहे हैं, या PLO जो किया ऑस्लो अकॉर्ड्स, वो सब नाकाम रहे हैं। हमने पहले ही आपको वार्निंग दी थी, सिर्फ इजराइल ताकत के ज़रिए ही इसको समझेगा, सर डिप्लोमेसी से नहीं। मतलब ये उनका बिल्कुल मत हो सकता है कि वो बंदूक के नाल से क्रांति करेंगे, लेकिन हमने देखा कि वहाँ डिस्पैरिटी है। ताकत का जवाब ताकत से अगर वो देना चाहते हैं तो कोई तुलना नहीं है। अगर यहाँ से आप रॉकेट्स दाग रहे हैं तो वहाँ फिर मिसाइल्स हैं। अगर आप यहाँ मोटरसाइकिल से या पैराग्लाइडर से आ रहे हैं तो वहाँ फाइटर जेट्स हैं या टैंक्स हैं। तो ये जो डिसप्रोपोर्शनल वहाँ पे स्केप है, लैंडस्केप है सिक्योरिटी का, उसमें हमास इस वायलेंस वाली स्ट्रेटीजी को क्यों टो कर रहा है, जब वो भी खुद देख पा रहे होंगे कि हम लड़के तो इजराइल से जीत सकते नहीं हैं। तो क्या थिंकिंग है? देखिए, मैं दोबारा आपको 50 साल पहले जो 73 वार हुई, अक्टूबर वार, वो वहाँ ले जाना चाहता हूँ। सदात और असद का मकसद ये नहीं था कि इजराइल को हराना, लेकिन सिर्फ दुनिया को जागरण करना कि ये मामला हमारा ऑक्यूपेशन का अभी भी है और उसको सुलझाना चाहिए। तो इसी तरह हमास भी बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे मामले को भूल रही है। सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं वो लोग। हाँ, तो इसको हमारे इशू को रिजॉल्व करे बगैर आप नॉर्मलाइजेशन के थ्रू यहाँ पीस नहीं ला सकते, शांति नहीं ला सकते। हमारा मसला भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल हो या अरब लीग हो या OIC हो या जो भी पीस डिप्लोमेसी है, इसको अटेंशन हमें लाना है बोल के। और इसकी फिजिबिलिटी मतलब क्या है सर? क्योंकि जैसे जब हम देखते हैं, जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की है इजराइल पे, इजराइल पब्लिकली एडवर्टाइज करके ये कहता है कि जो रिस्पांस होगा वो आपने जिसकी कल्पना नहीं, जो अभी नेतन्याहू ने कहा भी कि आपने कल्पना नहीं की होगी उस तरह का, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, अब इजराइल में ही पहले अगर देखें, इजराइल में ही पीस नाउ मूवमेंट है, जहाँ के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब वो ओपनली आर्टिकुलेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी भी तरह फ़लस्तीन का मसले को बैठ के सुलझाना चाहिए, चाहे महमूद अब्बास से ही क्यों ना हो या दूसरे गुट जो हैं उनको सब शामिल करके। और दूसरी बात यह है कि जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, चाहे मिस्र हो या उर्दन हो या इमारात हो या बहरीन हो, ये भी लगातार उनका प्रयास लगा हुआ है कि ये मसले को हल करना चाहिए, बातचीत करके हल करना चाहिए। और जो दूसरे वीटो विल्डिंग पावर्स हैं, चाइना है, चाइना भी इजराइल का काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, और रूस के साथ भी जो है इजराइल के काफ़ी गहरे संबंध हैं। तो ये दोनों वीटो बिल्डिंग देश और इजराइल के ख़ास दोस्त जो खाड़ी में हैं, वो खुद इसमें लगे हुए हैं कि जब तक आप इस मसले को हल नहीं करते, ये शांति यहाँ स्थापित करना मुश्किल है। और जो भी आप रेल रोड या कॉरिडोर या ट्रेड या पाइपलाइंस वगैरह जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये सब हवा में उड़ेंगे, कभी भी डायनामाइट से इससे उड़ा सकते हैं। लेकिन जो असल बात तो इंटीग्रेशन होना है, पीस स्थापित करने के बाद ही हो सकती है। तो इजराइल के अंदर भी जो उनके दोस्त हैं, हामी हैं, और ग्लोबली और पूरा वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, अगर आप कोई भी रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में लाते हैं तो 140 देश मिनिमम फ़लस्तीन के सपोर्ट करते हैं।
193 में से 140 बाकायदा ये। इसमें नॉन मुस्लिम नॉन अरब स्टेट्स भी हैं? हाँ, ज़्यादातर वही हैं। मुस्लिम स्टेट्स ओआईसी के 56 ही हैं और बाकी के सब नॉन मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं। सभी सपोर्ट पैलेस्टीन को कर रहे हैं। तो इसलिए जाहिर होता है कि ये ग्लोबल इशू बन गया है, ह्यूमन राइट्स का, अपार्थेड का, डिस्क्रिमिनेशन का, वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी का। तो इट इज़ नॉट अ इस्लामिक इशू, इट इज़ नॉट एन अरब इशू, इट इज़ नॉट मुस्लिम इशू, इट इज़ अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ जो डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स है, उसको लेके सभी देशों में, चाहे मैं 1 साल रहा हूँ अमेरिका में, अभी लौट के आया हूँ, वहाँ हर एक यूनिवर्सिटी में जो है वाइट्स, ब्लैक्स को छोड़ दीजिए, वाइट्स वहाँ के डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हर कैंपस में, हर एक यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लगे होते हैं, एग्जीबिशन लगे होते हैं, इसराइल में क्या, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बताए जाते हैं, इजरायली फ़ौज फ़लस्तीन के साथ क्या रवैया इख्तियार करी है, हर दिन चर्चा होती है, डिस्कशंस होते हैं और पूरा ग्रास रूट में फैल गया है बॉयकॉट का, इसराइल का। तो जूइश लॉबी जो है अमेरिका में वो भी कमज़ोर पड़ती जा रही है कि ये जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जब हमले की बात करते हैं यूक्रेन में हो या दूसरी जगह हो, तो यहाँ हम डबल पॉलिसी क्यों इख्तियार कर रहे हैं बोल के। तो इट इज़ अ ग्लोबल इशू ऑफ शेक्स द कॉन्शियंस, जो ज़मीर कहते हैं, वो हिलाने वाली बात है, जिस तरीके से ब्रुटलिटी से उनको ट्रीट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, एक और एक क्रिस्प रिप्लाई हम चाह रहे हैं कि जैसे आपने बताया, जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस सब्जेक्ट को स्टडी किया है और आप लगातार अपडेटेड भी रहते हैं वहाँ जितने चीज़ें होती हैं, एक इन्फॉर्म गेस के लिए हम कह रहे हैं कि एज थिंग्स स्टैंड नाउ आपको कोई ऑफ रैम्प नज़र आ रहा है? ऑफ रैम्प मतलब ये जो लड़ाई छिड़ गई है अब, इसमें एक कोई बाहर निकलने का रास्ता जहाँ से शांति की राह खुले, कि जब दोनों तरफ का हो जाए अपना गुबार वो लोग निकाल लें और तब ये लड़ाई रुके। देखिए, हिस्ट्री आपको क्या बताती है? जिस तरीके से इजरायली बंदी बनाए गए हैं, तो इसमें एक बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल होगा इजराइल के अंदर ही। जैसा 73 में गोल्डा मायर वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनकी लेबर गवर्नमेंट उनको 24 घंटे में हटा दी। तो इसी तरह जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लैप्स हुआ है, ये काफ़ी दिनों तक इजरायली पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू में बना रहेगा। और जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ को लेकर नेतन्याहू ने गवर्नमेंट बनाई है, तो उस पर काफ़ी सवाल खड़े होंगे कि ये जो पॉलिसी हम इख्तियार करें हैं, ये सही है हमारी सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए। ये बड़े बड़े सवाल उठा खड़े रहे हैं और जो दूसरे लोग बातचीत के ज़रिए करना चाहते थे, उनका पल्ला भारी होगा। और जिस तरीके से 73 में हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसके बाद इजिप्ट के साथ पीस हुआ वगैरह वगैरह सब, शायद इसमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें मिस्र और सऊदी अरेबिया और इमारात और टर्की भी शामिल होंगे। और अमेरिका को भी पता चल गया है कि ये सिर्फ ईरान के भड़काव पे ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जेन्युइन ग्रास रूट सपोर्ट है। हमें भी कुछ सीरियसली देखना पड़ेगा, इस इशू को लेके हल करना पड़ेगा। इफ़ नॉट 100%, कुछ ना कुछ इसमें हल निकालने की कोशिश करेंगे। और बहुत ज़रूरी है कि दोनों साइड्स कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हों, बातचीत के लिए रेडी हों, तभी वो अच्छा मौका है अब, क्योंकि बहुत बड़ा धक्का इजराइल को भी पहुंचा है और वहाँ की जनता भी जानती है कि ये मसला और जो दिन रात हो रहा था वेस्ट बैंक में, ये हमारे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, पीस के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और ख़ुद यहूदी जो अमेरिका में हैं, ज्यूश लॉबी जिसको कहते हैं, वो भी धीरे धीरे दूर हो रहे थे नेतन्याहू और इनकी हुकूमत से, क्योंकि वो सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे अमेरिका के अंदर ही। इतना मुश्किल हो गया था उनको काम करने के लिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। आप एक लंबी फ़्लाइट के बाद हिंदुस्तान आए हैं और अभी आपको और ट्रैवल करना है, उसके बीच आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बातचीत को देखने के लिए हमारे दर्शकों का भी हम शुक्रिया कर रहे हैं। जैसा हमने शुरुआत में कहा, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई का ताज़ा दौर है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। हो सकता है जब ये बातचीत आप देख रहे हों फैक्ट्स थोड़े चेंज हो गए हों, लेकिन बातचीत का एसेंस वहीं रहेगा। इस विषय पे हमारी नज़र बनी रहेगी। लगातार हम टेक स्टोरीज़ वीडियोस करते जा रहे हैं जो आप हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आकर देख सकते हैं। इसी नोट पे हम इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।